गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का अंचल। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आंचलिक रचना क्या होती है। आंचलिक रचनाएं वो रचनाएं जिनमें ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत की जाती है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, आचार विचार, संस्कार, धार्मिक परंपराएं, लोक रीति रिवाज, परंपराओं आदि का चित्रण किया जाता है। उन रचनाओं को आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। यहाँ तक कि पात्रों के नाम भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ही होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको रचना प्रस्तुत की गई है माता का अंचल, ये एक आंचलिक रचना है जो कि शिव पूजन जी सहाय के द्वारा लिखी गई है। शिव पूजन जी सहाय के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदी साहित्य में आंचलिक रचनाओं का जन्मदाता फणीश्वरनाथ जी रेणु को माना जाता है। अब शिव पूजन जी सहाय के बारे में मैं आपको बता दूं, शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार के भोजपुर जिले के गांव उनवास में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में कचहरी में इन्होंने नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। इस नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद नौकरी से त्यागपत्र दे करके या आज़ादी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी तथा बालक आदि हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित थे। इनका देहांत सन 1963 में हो गया। शिव पूजन जी सहाय मुख्य रूप से एक गद्य लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य की कृतियाँ प्रकाशित हुई है, जो शिव पूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रस्तुत किए गए पाठ के बारे में। देखिए, माता का अंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको संस्मरण शैली में रचित हिंदी के प्रथम उपन्यास की भी मान्यता प्राप्त है। इसकी भाषा सरल है। लेखक का मानना है कि ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर और मजदूर भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत इत्यादि का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत अंश में बालकों के मन के भावों के साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश के चित्रण में भी लेखक को अपार सफलता मिली है। शिशु चरित्र भोलानाथ इस कथानक का केंद्र बिंदु बना है। अब देखिए, इसको सारांश में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पाठ में किस प्रकार कौन कौन से घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले देखिए, पहला घटनाक्रम है पिता से लगाव का। बचपन में लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह पिता के साथ ही सोता, उठता, बैठता तथा खाता पीता था। पिता उसे अपने साथ ही जगाते
और नहला धुलाकर अपने साथ ही पूजा पर बिठा लेते थे। पिता की देखा देखी वह भी हट करके अपने माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगवा लेता था। त्रिपुंड यानी तिलक। लंबे बालों और मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड लगने से वह बम्बोला अर्थात भगवान शिव के जैसा लगने लगता था। लेखक का वास्तविक नाम तो था तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिता प्यार से उसे भोलानाथ कहकर बुलाते थे। जब उसके पिता रामायण का पाठ करते तो वह दर्पण में अपना मुंह देखा करता और पिता की दृष्टि पड़ने पर लजाकर और मुस्कुराकर दर्पण रख देता था। पूजा के बाद पिता अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते और गंगा जी के किनारे जाकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठे बैठे ये सब देखता था। लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। अब आगे बताया है पिता के साथ खिलवाड़ किस प्रकार करता था। भोलानाथ के पिता उसके साथ अनेक प्रकार से खिलवाड़ करते थे। कभी उससे कुश्ती लड़ते और जानबूझकर हार जाते। लेखक उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। कभी वे लेखक के गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा लेते। कभी अपनी दाढ़ी मूछ लेखक के गालों पर गड़ा देते और उसके द्वारा मूछें नोचने पर वो झूठ मूठ का रोने लगते। ये देखकर लेखक हंसने लगता और बच्चे की खुशी पिता के मन में प्रसन्नता के भाव का संचार कर देती। अब जब लेखक भोजन करने बैठता तो उस समय माता पिता का लाड़ किस प्रकार से प्रकट होता है। भोलानाथ अर्थात लेखक पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता उसे दूध या दही के साथ भात खिलाते थे। पेट भर जाने पर भी माँ उसे अपने हाथ से खिलाने का हट करती थी। वह भोलानाथ के पिता से कहती थी कि मर्द बच्चों को खिलाना नहीं जानते। बच्चों का पेट तो माँ के खिलाने पर ही भरता है। इसके बाद वह हर कोर को, हर घास को मैना, कबूतर आदि पक्षियों का नाम देकर खिलाने लगती और भोलानाथ माता के हाथ से खाना खाता चला जाता। फिर माँ क्या करती थी? माँ के द्वारा तेल का उबटन वो कन्हैया बनाना। कभी कभी भोलानाथ माँ की पकड़ में आ जाते तो माँ उनके बालों में बहुत सा सरसों का कड़वा तेल डाल देती। भोलानाथ छूटने के लिए काफ़ी छटपटाता, लेकिन माँ उसकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर ही छोड़ती। भोलानाथ सिसकते हुए पिता की गोद से बाहर आते। इसके बाद अगला चरण है कि वो किस प्रकार के खेल खेला करते थे। बाहर आते ही भोलानाथ को अपने संगी साथी बालकों का झुंड खड़ा मिल जाता। उन्हें देखते ही वो पिता की गोद से उतरकर बालकों के साथ खेल में लग जाता। उनके खेल तमाशे या नाटक जैसे होते थे। कभी घर के चबूतरे के एक कोने में पिता के नहाने की चौकी पर हलवाई की दुकान सजाई जाती थी। मिट्टी के ढेलों, पत्तियों, गीली मिट्टी और फूटे घड़े के टुकड़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर सजाई जाती थी। थोड़ी देर बाद मिट्टी का घरौंदा बनने लगता। मिट्टी की मेड़ से दीवार, तिनकों से छप्पर, दातुन से खंभे और दिया सलाई की डिब्बियों से किवाड़ बनाए जाते। घड़े के मुंह से चूल्हा चक्की, दिए से कढ़ाई, पिता की आचमनी की कलछी बन जाती। पानी का घी बनता, धूल का आटा अर्थात पिसान बनता और बालू को चीनी मानकर दावत की तैयारी होने लगती। तब लेखक के पिता भी चुपचाप आकर पंगत में बैठ जाते।
उन्हें देखते ही सब बालक हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। कभी सब बालक मिलकर बारात निकालते थे। बारात में कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर अर्थात लोहे का पीपा, और आम की गुठली को घिसकर उससे शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ जी समधी बनकर बकरे पर सवार होकर लड़की वाले के द्वार पर जा पहुँचते। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे छोटे से आंगन में कुलिये का कलशा रखा रहता था। फिर बारात दुल्हन के साथ वापस लौटती। खटोली पर लाल ओहार अर्थात लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन बैठ जाती। लौटकर आने पर भोलानाथ के पिता जैसे ही लाल पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारते, सारे बालक वहाँ से हंसते हुए भाग जाते। कभी खेती करने का खेल होता। चबूतराई खेत बन जाता। उसके कोने पर गिराड़ी गाड़कर और गली को कुआं मानकर सिंचाई करने का जुगाड़ किया जाता। दो बच्चे बैल बनकर मोट को खींचते। कंकड़ों के बीज बोए जाते। जरा देर में फसल तैयार होकर कट जाती और बच्चे गाने लगते। बच्चे कहते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। जब फसल का ढेर लगता तो बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस सारे बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। इस प्रकार के खेल लेखक और उनकी मित्र मंडली खेला करती थी। बाकी आगे की कक्षा में। धन्यवाद।